Hello everyone, today we are here with another question from previous year question series, and this question was asked in CSIR NET exam. So what was the question? The question was, in IR spectra, the stretching frequency in centimeter inverse of the carbonyl group of the following compound is in the order. ठीक है, ये जो A, B और C आपको कंपाउंड्स दिए गए थे, इनकी जो कार्बोनिल्स हैं, इनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे डिसाइड करनी है कि क्या ऑर्डर रहेगा A, B और C में. ठीक है, तो हमारे पास एक सिंपल सा कंसेप्ट आता है. अगर हमें कंसेप्चुअली चीज़ों को क्लियर करना है IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को, तो हमारे पास क्या कंसेप्ट आता है कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ठीक है, या बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी. ठीक है, जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा हम कहते हैं कि उसकी IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी. अब वो कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा कि जैसे आपके पास, सपोज एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, ठीक है, कि आपके पास था सिंपल कीटोन और एक था आपके पास कॉन्जुगेटेड कीटोन. ठीक है, तो इन दोनों में क्या होगा कि अगर हम कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डिसाइड करेंगे तो उसमें जो कॉन्जुगेशन वाला कार्बोनिल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंच रही है ऑलरेडी. ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हुए तो ये इस तरीके से कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन में है. इट मींस ये अभी कार्बोनिल आपका आफ्टर कॉन्जुगेशन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सिंगल बॉन्ड में. ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड में अगर कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है. पहले पाई था, पाई से सिंगल हो गया. लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है. इट मीन्स जो सिंपल कीटोन है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है. तो अगर इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी रेदर देन कॉन्जुगेटेड. ये सिंपल सा कंसेप्ट रहता है कि अगर पाई बॉन्ड पाई ही रह रहा है तब तो अच्छी बात है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा स्ट्रेंथ उसकी है. लेकिन अगर वो किसी कॉन्जुगेशन की वजह से पाई से सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर उसकी यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है ये भी हमें कम देखने को मिलेगी. राइट, अब इसी कंसेप्ट को हम अप्लाई करेंगे इन तीनों कंपाउंड्स में. अगर मैं एक कंपाउंड में देखूं तो एक कंपाउंड में मेरे पास ये जो ऑक्सीजन है, इसके लोन पेयर भी +R इफेक्ट के थ्रू कॉन्जुगेशन में है विद कार्बोनिल. और अगर मैं बात करूं इस पाई बॉन्ड की, तो ये पाई बॉन्ड भी कॉन्जुगेशन शो कर सकता है विद कार्बोनिल. ठीक है, अब बात करते हैं बी कंपाउंड की. हमें अल्टीमेटली देखना है कि जो कार्बोनिल्स हैं उस तक कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंच रही है. तो बी में ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो भी डोनेट कर रहे हैं. ठीक है, एज वेल ऑक्सीजन के लोन पेयर कहीं और भी बिजी हैं. यानी यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन जो था वो कार्बोनिल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंचा पा रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक ही काम नहीं कर रहा है, वो दो काम कर रहा है. वो कार्बोनिल को भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो पाई बॉन्ड को भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है. और अगर मैं चेक करूं सी कंपाउंड में, तो सी कंपाउंड में मेरे पास क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा कार्बोनिल को, एज वेल ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं डबल बॉन्ड के, ये भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनिल को दे सकते हैं. तो इस तरीके से हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि कौन सा सिस्टम किसको कितने कितने इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है. अल्टीमेटली हमारा गोल तो क्या है कि हमें कार्बोनिल तक देखना है कि कार्बोनिल तक कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंच रही है. उसी के बेसिस पे हमें यहाँ पे आंसर करना है. ठीक है, तो अब अगर ए कंपाउंड की बात करें तो ए कंपाउंड में हमारे पास क्या हुआ कि ऑक्सीजन ने भी इलेक्ट्रॉन दिए और डबल बॉन्ड ने भी इलेक्ट्रॉन दिए. मींस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 200% टाइम्स, मतलब कहने के लिए कि ऑक्सीजन भी अपना 100% इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल को दे रहा है, पाई बॉन्ड भी अपना 100% कार्बोनिल को दे रहा है. अगर मैं बात करूं सी की, तो सी में भी ऑक्सीजन भी अपने पूरे इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल को दे रहा है, एज वेल जो मेरे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है ये भी अपने पूरे इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल को दे रहा है. बट बी कंपाउंड में क्या हुआ कि बी कंपाउंड में एक ही ऑक्सीजन को दो जगह इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है. इट मीन्स अगर वो 50% डबल बॉन्ड के साथ इन्वॉल्व हो रहा है तो वो सिर्फ 50% ही कार्बोनिल के साथ इन्वॉल्व हो पा रहा है. अब इससे फर्क क्या पड़ रहा है? इससे फर्क ये पड़ रहा है कि बी कंपाउंड
जो बी कंपाउंड है वो कम से कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनिल को दे रहा है। और अगर यहाँ पे हम कहें कि वीक या फिर सबसे लोएस्ट प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से कार्बोनिल को कम इलेक्ट्रॉन मिले। कम इलेक्ट्रॉन मिले मींस मोर पाई बॉन्ड कैरेक्टर, मतलब सिंगल बॉन्ड में जाने के चांसेस कम बन रहे हैं क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड की जा रही है। क्यों? क्योंकि इसको दूसरी तरफ भी बिजी होना है, इन्वॉल्व होना है। और अगर मोर पाई बॉन्ड कैरेक्टर है इट मींस इसकी हम यहाँ पे कहेंगे कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। और अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इसकी आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी सबसे ज्यादा। क्या होगी? आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। तो बी की सबसे ज्यादा होनी चाहिए। और अगर बी की हम देखें इन सारे ऑप्शन में तो किस किस ऑप्शन में ज्यादा दी है? फर्स्ट में और थर्ड में। इट मीन सेकंड भी नहीं होगा और हमारे पास फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ये तो हमारे पास इतना क्लियर हो गया है। तो यहां पे बी कंपाउंड का तो क्लियर हो गया। अब ए और सी में देखना है। अब ए सी में हमें ये पता चल रहा है कि कार्बोनिल को दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, यहां भी कार्बोनिल को दोनों तरफ से डेंसिटी मिल रही है, लेकिन कुछ और डिफरेंस है क्या? तो आंसर होगा यस। जो ए कंपाउंड आपको दिया गया है इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। जो ये आपके पास डबल बॉन्ड है और कार्बोनिल है, ये इतना सिस्टम आपके पास कैसे प्रेजेंट है? ये यहाँ पे प्रेजेंट है थोड़ा सा ट्रांस टाइप के रिलेशन में, ऐसे, ठीक है, ऐसे प्रेजेंट है। तो अभी हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो डबल बॉन्ड है और कार्बोनिल है ट्रांस टाइप का रिलेशन रख रहा है। जबकि अगर मैं यहाँ सी में देखूं तो मेरे पास इतना जो ये कंपाउंड है जिसमें हम डबल बॉन्ड जिसकी कॉन्जुगेशन की बात कर रहे हैं वो और जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो आपस में कैसे हैं? सिस रिलेशन में है। और अगर ये ट्रांस और सिस है तो उससे फर्क क्या पड़ता है? उससे फर्क पड़ता है कॉन्जुगेशन में। जब सिस में रहेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ होने की वजह से रिपल्शन हो सकती है और रिपल्शन होने की वजह से इसमें कॉन्जुगेशन जो है वो बेटर नहीं होगी। जबकि यहाँ ट्रांस में क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कोई रिपल्शन नहीं है, इट मींस इसमें होगी बेटर कॉन्जुगेशन। और अगर बेटर कॉन्जुगेशन होगी तो ए में सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनिल तक पहुंचेगी। और अगर सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनिल तक पहुंचेगी इट मींस कार्बोनिल सबसे वीक होता जाएगा ए कंपाउंड में। यानी जो हमारे पास ए कंपाउंड है उसमें ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन देके कार्बोनिल को सिंगल बनाने पे लगा हुआ है और ये डबल बॉन्ड भी ट्रांस में है तो बहुत अच्छी कॉन्जुगेशन करते हुए ये भी इस डबल को सिंगल बनाने में लगा हुआ है। दैट्स वाई ये ज़्यादातर सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में ही रहेगा। और अगर ये सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में रहेगा तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी सबसे कम। और अगर ए की बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी सबसे कम इट मीन्स आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी इसकी सबसे कम। सो विच ऑप्शन is correct? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सबसे ज्यादा होगी बी की, फिर होगी सी की और फिर होगी ए की। रिपीट कर रही हूं एक बार फिर से, क्या रीजन था? बी में क्योंकि कार्बोनिल को सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली तो यह ज्यादातर टाइम पाई बॉन्ड कैरेक्टर में ही रहेगा और अगर पाई में रहेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा। ए और सी में क्योंकि हमें दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही थी तो ये सिंगल बॉन्ड में बन रहा है, लेकिन उसमें भी कंपैरिजन हमारे पास किस बेसिस पे आया कि इसमें हमारे पास ट्रांस टाइप का बॉन्ड है, इसमें सिस टाइप का बॉन्ड है। और जब सिस टाइप का रहता है तो इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होगी, बेटर कॉन्जुगेशन नहीं होगी। यानी कार्बोनिल तक ये पाई बॉन्ड उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन ए में क्योंकि ट्रांस था, बेटर कॉन्जुगेशन थी तो ज्यादातर टाइम ये सिंगल बॉन्ड में रहा। और अगर ज्यादातर टाइम सिंगल बॉन्ड में रहा इट मीन्स इसकी आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी थी सबसे कम। So that was all about the solution of this question. I hope this would help you. Thank you.